नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी टेट पेपर 2 का एसएसटी। और एसएसटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इतिहास को। तो इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है, कब कहाँ और कैसे, उसी चैप्टर को आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग अच्छे से जो है नोट डाउन करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा तो आपको थोड़ा पढ़ने में असुविधा हो महसूस हो, लेकिन इस नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है कब कहाँ और कैसे। तो देखिए, इतिहास, सबसे पहले हम लोग चैप्टर में इतिहास को पढ़ेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। तो देखिए, इतिहास का अर्थ होता है अतीत का अध्ययन। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए, इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इति जोड़ हास, यानी कि अतीत का अध्ययन। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग हेरोडोटस के बारे में जानने का प्रयास करें। तो हेरोडोटस कौन थे? तो हम लोग इतिहास के पिता के नाम पे, यानी कि इतिहास के जनक या इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री को हम लोग हेरोडोटस के नाम से जानते हैं कि हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री है या इतिहास के पिता है। ठीक, तो हेरोडोटस जो है यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने जो है इतिहास को, हालांकि ये कभी भारत आए नहीं थे, पर व्यापारियों के माध्यम से जो है इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, और हेरोडोटस ने जो है इतिहास लेखन को जो है काफी महत्व दिया है। तो इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भी जो है हेरोडोटस जी करते हैं। तो यहां तक क्लियर है कि हेरोडोटस कौन है। तो हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार है, पहला। दूसरा, इतिहास के जनक है या इतिहास के पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और इतिहास का जो हेरोडोटस है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भी हेरोडोटस करते हैं, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, मानव जो है कहां पर जो है सबसे पहले अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये है नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास लोगों ने बसना प्रारंभ किया, जिसको हम लोग नर्मदा घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी नदी के आसपास लोग जब बसते हैं तो उस जगह को हम लोग उस नदी की घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के किनारे लोगों ने बसना प्रारंभ किया, इसलिए उस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। उसी प्रकार नर्मदा नदी के आसपास लोगों ने बसना प्रारंभ किया, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा घाटी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये है क्या। तो देखिए, यहां पर जो है मानव जो है सबसे पहले बसना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसी नदी घाटी के आसपास में। जब नदी होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पेड़ पौधे होगी, और पेड़ पौधे की संख्या इतनी अधिक होगी कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इलाका आसपास में जंगल जरूर होगा। जंगल होगा तो लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे। ठीक है, फल फूल कंद मूल को संग्रह करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो जीविका अर्जन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि नर्मदा नदी घाटी में या नर्मदा घाटी में कई कई लाख साल पहले यहाँ लोग रहते थे। ठीक है, या नर्मदा घाटी लोगों का निवास स्थल है। ठीक है, अब यहाँ के जो लोग रहते थे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है किसी भी चीज को संग्रह करना, चाहे वो कंदमूल हो या मांस हो। ठीक है, सबको संग्रह करके रखते थे कि संकट के काल में उन चीजों का उपयोग करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहां तक क्लियर है। तो देखिए, कई लाख साल पहले यहाँ के लोग रहते थे। ठीक है, कई लाख साल पहले यहाँ लोग रहते थे, यानी नर्मदा घाटी में लोग रहते थे। अब ये नर्मदा घाटी के जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। ठीक है, वो लोग जो है ये लोग जंगलों में रहा करते थे। जंगलों से जो है पौधे, जड़ों, फलों, कंद मूल इत्यादि का जो है संग्रह या एकत्रित करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो नर्मदा घाटी के लोग जो है वो क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, शिकारी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, यानी कि शिकारी थे, संग्राहक करता थे,
चीजों को संग्रह करके रखते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ है? तो देखिए सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियां ये वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए हैं। ये भारत के नक्शा में जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो देखिए उत्तर भारत में 4 दिशा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ माने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो नॉर्थ और वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है इधर से इस जगह पे जो है पाकिस्तान को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर हम देश के बॉर्डर एरिया से बाहर निकल जाए तो ये इलाका पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया होगा। तो सुलेमान किरथर जो पहाड़ियां वो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, यहां पर जो है लोगों ने कृषि के रूप में यानी कि फसल उगाने के रूप में गेहूं और जौ की खेती शुरू में प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, 8000 साल पहले यहां पर गेहूं और जौ की फसल उगाई गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि गेहूं और जौ की फसल कहां पर उगाई गई? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां में क्या फसल उगाई गई थी सबसे पहले? तो गेहूं और जौ। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए पशुपालन की शुरुआत भी सबसे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियां में की गई। और देखिए पशुपालन के तौर पर भेड़, बकरी, गाय, बैल को पाला गया या जो है पालतू बनाया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, दो जगह, दो पहाड़ियां और है जहां पर सबसे पहले चावल की कृषि की गई या चावल की फसल उगाई गई। एक है गारो। गारो कहां पर पड़ता है? तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यानी उत्तर पूर्व का एरिया में गारो पहाड़ियां है। और मध्य भारत यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है यानी कि मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां इन दोनों जगहों पर जो है सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। तो सबसे पहले चावल की खेती कहां की गई? तो गारो पहाड़ियां और विंध्य पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर दिया रहे कि निम्नलिखित में से कहां पर चावल की खेती की गई, अगर ऑप्शन में रहेगा विंध्य पहाड़ियां तो विंध्य पहाड़ियां मारिएगा। अगर ऑप्शन में गारो पहाड़ियां रहेगा तो गारो पहाड़ियां मारिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में गारो और विंध्य पहाड़ियां रहे तो ये दोनों मारिएगा। ठीक है, अगर सिंगल पूछेगा तो विंध्य पर्वत रहेगा तो गारो नहीं रहेगा, गारो रहेगा तो विंध्य नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां इन दोनों में जो है सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। यहां तक क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपको पता चल गया, ये वाला नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो एरिया पड़ता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, मेघालय वाला जो क्षेत्र पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और मध्य प्रदेश किसको बोलते हैं? देश के बीचों बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम लोग मध्य भारत बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है? तो ये जो इतिहास है जो मानव द्वारा लिखा जाता है, इसमें जो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। ठीक है, क्रमबद्ध। अगर इतिहास को देखें तो सबसे पहले आएगा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आएगा वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ऐतिहासिक युग। ठीक है, इस तरह से मतलब क्रम बच जाएगा। ठीक है, जैसा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये जो इतिहास होता है इसका घटना क्रमबद्ध चलता रहता है, इसका जो अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध करते हैं। ये तो एक हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, मानव लेखन एवं घटनाओं का व्यवस्थित व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए इतिहास क्या है, मैंने समझाने का तोड़ तोड़ को समझाने का आपको प्रयास किया है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इतिहास क्या है? यह मानव द्वारा लेखन है। ठीक है, पहले के काल में इतिहास कैसे लिखा जाता था? मानव जो है वर्ष भर जो है अपना वृत्तांत लिखा करते थे, जो साल भर की घटनाओं को वो लोग लिखा करते थे। लिखते लिखते जो है उनका जो लिखने का जो शैली है, लिपि है, वो संग्रह होते होते पुस्तक का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो वो भी एक इतिहास का पुस्तक हो गया। उसी प्रकार से जो इतिहास होता है वो मानव द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। मानव, तीसरा पॉइंट है मानव लेखन एवं घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ये सबसे उत्तम पॉइंट है, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, इतिहास क्या है? तो मानव लेखन एवं घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। उसके बाद देखिए इतिहासकार क्या है? इतिहासकार कौन है? इतिहासकार वो होंगे जो विशेषज्ञ होंगे इतिहास के घटनाओं को लिखने के लिए। ठीक है, इतिहास में लिखने के लिए सबसे पहले स्थान,
घटना और काल क्रम का निर्धारित होना अति आवश्यक है। तो कोई विशेषज्ञ ही होगा जो इतिहास को लिख पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार क्या होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र के। ठीक है, अगर इतिहास लिखा जा रहा तो इतिहास के क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होंगे, पारंगत होंगे। तो ये विशेषज्ञ होते हैं। मानव लेखन के अतीत का अध्ययन और उसे लिखने वाले विशेषज्ञ को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो इतिहासकार क्या होता है, ये विशेषज्ञ होते हैं। मानव लेखन के अतीत का अध्ययन और उसे लिखने वाले विशेषज्ञ को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब देखिए हम लोग थोड़ा इतिहास की तिथियों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कब, कहां और कैसे। ठीक है, इतिहास के तिथियों को हम लोग लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि इतिहास को कैसे लिखा जाता है, उसका कालक्रम, तिथि। तो देखिए सबसे पहले इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति, तो पद्धति क्या है, तो देखिए ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट माने ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम लोग ईसवी पूर्व बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। और बीसी का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ईसवी, ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को जो है हम लोग ईसवी के तौर पे लिखते हैं और इंग्लिश में इसको एडी बोला जाता है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को एनो डोमिनी के रूप में यानी कि एडी में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड रूप यानी कि अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसे सीई, सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, वर्तमान समय। वर्तमान समय को कैसे लिखेंगे, जैसे आज से 20 साल पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से आज से 5000 वर्ष पहले की घटना। ठीक है, जैसे बोलते हैं आज से 5000 साल पहले मानव इस तरह से रहा होगा, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सी का मतलब कॉमन एरा, ये वर्तमान समय से उस समय के काल को दर्शाता है। जब बोलते हैं ना कि आज से 5000 साल पहले मानव इस तरह से रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यानी कि ये आधुनिक युग को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, माने ये आधुनिक समय में बीसीई कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में बीसीई, आज से 10,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले। ठीक है, आज से 3,000 साल पहले, इस तरह के घटनाओं को बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा के तहत यानी कि आधुनिक समय में बीसीई कहा जाता है। समझ में आइए, यहां तक सबके फुल फॉर्म को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है, फुल फॉर्म सबको, जैसे बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी, सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। चलिए, भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या जो चीजें उपलब्ध है उनको हम लोग बोलते हैं स्रोत। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, तो साहित्यिक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि कोई भी यात्री यहां पर आया, ठीक है, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, उसके माध्यम से है जो हम लोग भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत हो गया, धार्मिक स्रोत हो गया। ठीक है, जब वेद पुराण इन सब के माध्यम से भी भारत के इतिहास को जानने का हम लोग एक स्रोत के रूप में जानते हैं, तो साहित्यिक स्रोत हो गया। ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत यानी कि उत्खनन के दौरान या सर्वेक्षण के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुए, ठीक है, उससे जो है भारत के इतिहास को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, यानी कि भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पूरा तात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हमारा जैसे बोले ना कि पुराण हो गया, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हो गया, पुस्तकें हो गए, ठीक है, साहित्य हो गए, इन सब के माध्यम से जो है भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने का प्रयास किया जाता है। पुरातात्विक मैंने बोल दिया, उत्खनन के दौरान, सर्वेक्षण के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं, यानी कि भौतिक वस्तुएं जो प्राप्त होते हैं, उससे हम लोग
भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री जैसे हैंसोंग आया, मेगास्थनीज आया, फाइयान आया, ठीक है, यानी कि चीनी यात्री आया, ठीक है, अरबी यात्री आया। ये जो विदेशी यात्री जितने आते हैं वो, ठीक है, इन्होंने जो है भारत के इतिहास के बारे में, जो वो लोग आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और भारत के इतिहास के बारे में वो लोग लिखते हैं। तो ये भी जो विदेशी यात्रियों का विवरण जो भी है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो भी है, उनसे जो है भारत के इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलता है। उसके बाद अभिलेख, ठीक है, अभिलेख के माध्यम से भी भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। अब अभिलेख में जैसे बहुत कुछ हो जाएगा, जैसे अभिलेख में क्या, सिक्के पर जो है अभिलेख लिखे जाते हैं, ठीक है, अभिलेख लिखे जाते हैं सिक्कों पर, ठीक है, पत्थरों पर लिखा जाता है, स्तंभ यानी दीवारों पर भी जो अभिलेख लिख दिए जाते हैं उस समय के काल राजाओं के बारे में, ठीक है, तारीख लिखा जाता है, शासकों के नाम लिख दिए जाते हैं, उनका कुछ जो है प्रशासनिक चिन्ह को अंकित कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये लोग अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। पत्थर में लिख दिए तो शिलालेख हो गया, स्तंभ में लिख दिए तो स्तंभ लेख हो गया, ठीक है, और गुफा के अंदर लिख दिया तो गुहा लेख हो गया। तो ये सब अलग अलग है, जिसमें लिख देगा उसी पर उसका नाम अंकित हो जाएगा, उसी नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है। शिला में लिख देगा तो शिला लेख हो, यानी पत्थर में लिख दिया तो शिला लेख हो गया, दीवार पे लिख दिया या पिलर पे लिख दिया तो स्तंभ लेख हो गया, ठीक है, गुफा के अंदर लिख दिया, गुफा के अंदर दीवारों में लिख दिया तो गुहा लेख हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कांसे के पात्रों पे लिख दिया जाता है, तांबे के पात्रों पर लिख दिया जाता है, दीवारों पे लिख दिया जाता है, ठीक है, सिक्कों पर लिख दिया, सोना के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर, ठीक है। तो ये सब अभिलेख लिख दिए जाते हैं। शासक जो है अपने उपलब्धियों का भी वर्णन अभिलेख के माध्यम से करते हैं, जैसे सिक्कों पर लिख दिया कौन सा शासक है, वो कौन सा यंत्र यानी वाद्य यंत्र बजाना उनको पसंद है वो भी अंकित कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है, अशोक के अभिलेख। तो भारत में जो है, भारत में अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में अभिलेखों का जनक अशोक है, यानी कि भारत में अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, वो दो लिपियों में प्राप्त हुए। ये पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या होता है, तो ब्राह्मी लिपि जो लिखने की शैली है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो देखिए 1750 में, ठीक है, अशोक के, तो ये वाला समझ में आया ना, ब्राह्मी लिपि खरोष्ठी लिपि दो लिपियों में अशोक के अभिलेखों के सबसे पहले किसने खोजा, तो 1750 में, तो किसने खोजा, टिफेन थेलर ने खोजा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की, या अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, तो टी थेलर ने की, ठीक है। थेलर ने जो है अशोक के अभिलेखों को खोजा। कब खोजा, तो 1750 में खोजा, ठीक है, थेलर। यहां तक क्लियर है। तो अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, तो थेलर ने खोजा 1750 में। अब जो है अभिलेख को तो खोज लिया, अब इस अभिलेख को किसने पढ़ा, तो पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, तो 1837 में, ठीक है। तो खोजा अभिलेख को 1750 में, पढ़ा 1837 में। तो अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 में किसने की, तो थेलर ने की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अशोक के अभिलेखों की खोज, देखिए अशोक के अभिलेखों की खोज और पढ़ने के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। देखिए अशोक के जो अभिलेख है उसको खोजा और उसको पढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो
किसने निभाई? आखिर में खोजने का श्रेय तो टी फैन टेलर को जाता है, पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसअप को जाता है, परंतु इन सब चीजों को यानी कि खोजने और पढ़ने की जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने निभाई। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में, ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने जो है अशोक के अभिलेखों को खोजने और पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, अशोक के अभिलेखों को खोजा टी फैन टेलर ने, पढ़ा जेम्स प्रिंसअप ने। ठीक है, खोजा किसने? टी फैन टेलर ने खोजा। अशोक के अभिलेखों को टी फैन टेलर ने खोजा 1750 में। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसअप ने 1837 में। ठीक है, ये तो ठीक है, खोजा और पढ़ना, लेकिन अशोक के अभिलेखों को खोजने और पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने निभाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 15 जनवरी 1784 में जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, यानी कि संस्थापक कौन है? तो विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राच्य अध्ययनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, सिक्के के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिक्के, तो सिक्के का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक। सिक्के के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक के नाम से जानते हैं, या हिंदी में उसी को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है, अंग्रेजी में भी न्यूमिस्मेटिक, यहां पर अंग्रेजी का भी हम लोग हिंदी लिख दिए हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। तो सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, और हिंदी में बोलते हैं उसको मुद्रा शास्त्र। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में सिक्के जो है प्राचीन भारत में जो सिक्के थे वो चांदी के थे। ठीक है, फिर बाद में जो है स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंद यवन को जाता है, यानी कि इंडो ग्रीक को जाता है। इन्होंने जो है पहली बार भारत में स्वर्ण मुद्रे चलाए। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले भारत में किसने चलाया? तो हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक, इन्हीं को जो है स्वर्ण सिक्के जारी करने का या फिर स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जाता है हिंद यवन या इंडो ग्रीक को। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुषाण वंश के शासकों ने भी जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए। उसके बाद जो कुषाण के बाद गुप्त काल के भी शासकों ने, यानी गुप्त वंश के शासकों ने भी स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, पुरातात्विक स्मारक। पुरातात्विक स्मारक क्या है? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्मारक में क्या आ जाएगा? तो देखिए, पुरातात्विक स्मारक में जो है प्राचीन इमारतें, ठीक है, मंदिर, मूर्ति, ठीक है, ये सब जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक जो भी वस्तुएं हैं, जैसे प्राचीन मंदिर हो गए, इमारतें हो गए, ठीक है, मूर्ति हो गई, ये सब चीज जो है इसको हम लोग पुरातात्विक स्मारक के रूप में जानते हैं। तो पुरातात्विक स्मारक के तौर पे क्या क्या आ जाएगा? तो प्राचीन इमारतें आ जाएंगे, मंदिर, मूर्तियां, ठीक है, ये सब जो है पुरातात्विक स्मारक है। अब देखिए, भारत में पुरातात्विक यानी कि भारत में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि ASI, ठीक है, ASI के जनक किसे कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ASI के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय कई सारे बौद्ध मंदिरों और बौद्ध मूर्तियों को जो है सर्वेक्षण के माध्यम से जो है खोज निकाला था, यानी कि उत्खनन के माध्यम से खोज निकाला था। ठीक है, इसीलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक के रूप में हम लोग उनको जानते हैं, यानी कि ASI के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व के जनक भी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। यहां तक क्लियर है?
उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य यानी कि वेद, ठीक है, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे चीज आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण, ठीक है। पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि उस समय हाथ से लिखा जाता था, तो किसमें लिखा जाता था, तो ताड़ पत्रों में लिखा जाता था, ठीक है, ताड़ पत्रों में लिखा जाता, भोजपत्रों में लिखा जाता था इसको, ठीक है। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत भारतीय इतिहास का काल, ठीक है। अब देख, कई सारे इतिहासकार हुए जिन्होंने भारत के काल का विभाजन अपने अनुसार किया। तो जैसे एक है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। पहला, उसके अनुसार जो प्राचीन काल था वो हिंदुओं का शासन था, यानी कि हिंदुओं का शासन काल था। मध्य काल जो था, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुस्लिमों का शासन काल था, ठीक है। आधुनिक इतिहास को उन्होंने ब्रिटिश शासन के रूप में बांटा था। तो यानी कि हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन और ब्रिटिशों का शासन, 3 कालखंडों को जेम्स मिल ने हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन और ब्रिटिश का शासन काल में बांटा था। और उनका कहना था कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान ही शासन कर रहे हैं। तो यानी कि धार्मिक जो है, उन्होंने कुछ धार्मिक मत दिया था, किस आधार पे उन्होंने कहा था, ठीक है। अब देखिए, जेम्स मिल ने जो भारत इतिहास, यानी कि जेम्स मिल ने जो भारत इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, जैसे हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन और ब्रिटिशों का शासन, वो कहां पर, किस पुस्तक में उन्होंने पुस्तक लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उसी पुस्तक में जो है इन 3 कालखंडों का वर्णन किया था, ठीक है। तो जेम्स मिल ने 1817 में अपनी पुस्तक, यानी कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में यह विभाजन किया गया था। यानी कि इसी पुस्तक में जो है जेम्स मिल ने जो है इतिहास के 3 कालखंडों को विभाजित किया था और इसी पर जो है इसको लिखा था। तो कौन सा पुस्तक है जिसमें जेम्स मिल ने भारत इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, तो वह पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक में जो है भारतीय इतिहास का 3 कालखंड में बांटा गया है। कौन कौन सा खंड, तो हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन और ब्रिटिश का शासन, ठीक है। जेम्स मिल की पुस्तक है, 1817 में उन्होंने यह पुस्तक को प्रकाशित किया और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसी पुस्तक में जो है भारत इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया है, इसका वर्णन किया गया है इसी पुस्तक में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1817 में, यानी कि ठीक है, 1817 में जो है इसके बारे में लिखा था, 3 कालखंडों के बारे में 1817 में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, कुछ पश्चिमी इतिहासकार हुए, उन्होंने जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, परंतु उन्होंने कहा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो पश्चिमी इतिहासकार थे उन्होंने जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन सा, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और जेम्स मिल ने क्या बांटा था 3 भागों में, तो हिंदुओं का प्राचीन इतिहास को उन्होंने हिंदुओं का शासन बताया, मध्यकालीन भारत को उन्होंने मुस्लिमों का शासन बताया और आधुनिक काल को उन्होंने ब्रिटिश शासन बताया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।